दोस्तों नमस्कार। आज संडे का दिन है और सभी लोग खाली हो और सुकून में होंगे। तो इसका क्या मतलब है? क्या वीडियो जो हमारा सुन रहे हैं हमारा लोग प्रेम से, तो क्या वो इसीलिए बैठे हैं? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। मेरा कहने का कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा आज इतवार है तो एक मौका मिल गया कि मैं एक वीडियो बना ही लूँ। तो आप रोज़ नहीं बनाते हैं क्या वीडियो? रोज़ आपको मौका कोई छीन रहा है क्या? अरे मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुकून है और आदमी रिलैक्स कर रहा है, परंतु जो लोग अक्सर हमेशा आप लोग अक्सर हमेशा काम में बिजी रहते हैं और जब वो काम एकाएक ना हो तो ये सुकून आनंद फीका नहीं पड़ जाता है। खैर चलिए, काम जो है इतवार के दिन काम एक बोझ की तरह ना हो, एक कहानी की तरह हो जाए तो आनंद दुगना हो जाता है। आज ऐसी ही एक कहानी पे आज हम बात करते हैं। दोस्तों, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो करीब 600 के करीब छोटी बड़ी रियासतें थी जिनको भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने अपने अथक प्रयासों से खासकर उन सबको इंडियन यूनियन में जोड़ा। अक्सर हम जब कहते हैं ना, अपने प्राचीन गौरव की बात करते हैं, एक काल्पनिक बड़े देश की बात करते हैं, पर हकीकत ये है कि भारत के संविधान के तहत ही ये 600 छोटी बड़ी रियासतें एक हो पाई। आज़ादी पूर्व जो देश की संकल्पना आज जिस देश को आज हम फील करते हैं वो मात्र कल्पनाओं में ही था। कुछ बड़े राज थे, कुछ छोटे राज थे। आप ये कह सकते हैं कि हाँ, सम्राट अशोक के समय या स्वयं बादशाह अकबर के समय जो हमारा क्षेत्रफल एरिया जो राज्य था बहुत बड़ा था, लेकिन वो भी इसलिए हो पाया क्योंकि डाइवर्स वॉइसेस को साथ लेकर चलने की उन दोनों ही महान शासकों में एक खासियत थी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आज़ादी के पहले की बात करें या संविधान के पहले के समय की बात करें, हम भारत के संविधान के, तो वह इतिहास भी हम भारत के लोगों पर केंद्रित कम था। दरअसल जो भी गौरव इत्यादि की बात होती है, कहीं ना कहीं बादशाहों या राजाओं के मटेरियलिस्टिक कल्चर की बात होती है। उन्होंने क्या बनाया, क्या बिल्डिंगें बनाई जो आज भी धरोहर के रूप में है, AISI के संरक्षण में है, जिनमें हम गर्व प्रतीत करते हैं और करना भी चाहिए। तो वहीं जो हिस्टोरियंस थे उस समय के, अबू फजल से लेकर अमीर खुसरो से लेकर कोई भी, ज़्यादातर अगर राज्य उनको फंड नहीं करता तो वो इतिहास लिख ही ना पाते। तो इतिहास कहीं ना कहीं राजा महाराजा, उनके जीवन, उनके युद्धों के विषय में कौन आया कौन गया एक के बाद एक, उस क्रोनोलॉजी से संबंधित था। जैसा कि इमिनेंट हिस्टोरियन रोमिला थापर जी अक्सर कहती हैं, चाहे बिपिन चंद्रा की भी आप पढ़िए, ये जो मॉडर्न हिस्टोरियन हमारे हुए, चाहे रामचंद्र गुहा जी हो या इरफान हबीब साहब, जो जनता के विषय में जनता की क्या स्थिति थी, जनता किस उस सामाजिक ताने बाने में, उस बदलते दौर में, शासकों के दौर में, आते जाते शासकों के दौर में और उनके अलग अलग गठजोड़ के दौर में जनता किस तरह चलती थी, जनता किस तरह अपना जीवन व्यापन करती थी और कैसे सामंजस्य बैठाती थी। क्या कुछ कन्फ्लिक्ट भी होते थे? कन्फ्लिक्ट ज़्यादा थे कि सामंजस्य ज़्यादा था? निसंदेह सामंजस्य ज़्यादा था। एक दूसरे के साथ चलते की मजबूरी भी थी और चल भी रहे थे, और इसीलिए कल्चर की कंटिन्यूटी जो है हमारा, जी हाँ, जिसे हम गंगा जमुनी तहजीब भी कहते हैं या मिक्स्ड कल्चर कहते हैं, ये जो ग्रेट हमारा कल्चर, यूनिटी इन डाइवर्सिटी जिसकी आज हम बात करते हैं, वो वास्तव में जनता की पूंजी थी। भारत के संविधान ने सर्वप्रथम हम भारत के लोगों को, हम डाइवर्स लोगों को केंद्र में ला दिया। जी हाँ, उसकी शुरुआत ही वी से होती है। तो और वो ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि भारत का संविधान हमें एक न्यायिक चश्मा देता है। जी हाँ, जस्टिस का चश्मा देता है। उस न्यायिक चश्मे की बात, इसकी विषय में खा लिया छोटी सी टिप्पणी एक इम्पॉर्टेंट केस में
जी हाँ, जस्टिस KVS विश्वनाथन साहब ने कही थी कि हमारे पास न्यायिक चश्मा है, कोई हमें गुमराह नहीं कर सकता, कोई हमें बहका नहीं सकता। तो हम भारत के लोगों के विषय की हिस्ट्री, हम भारत के लोगों की स्थिति क्या थी, हम भारत के लोग पर केंद्रित भारत का संविधान है। और जब हम पे ये केंद्रित हो जाता है तो वह पास्ट से कहीं अधिक वो अपने प्रेजेंट और फ्यूचर पे केंद्रित दिखता है। अपनी लेजिस्लेशंस में भी वो दिखता है, अपनी पॉलिसीज़ में भी दिखता है, क्योंकि लोग यहाँ इम्पोर्टेंट होते हैं। निसंदेह पास्ट बहुत कुछ सिखाता है और उसके एक्सपीरियंसेस से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन पास्ट कभी भी हमारे प्रेजेंट को डिक्टेट नहीं कर सकता है। और हमारा प्रेजेंट में हम जो करेंगे वो हमारे आने वाली जनरेशन्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। इसीलिए भारत का संविधान फॉरवर्ड लुकिंग है, क्योंकि ये हम भारत के लोगों पर केंद्रित है। वो इस हद तक केंद्रित है कि वह अपने लोगों को, जी हाँ, जैसा कि चीफ जस्टिस खन्ना साहब बोल रहे थे कि भारत के न्यायपालिका की मदद से वो एक एक व्यक्ति को उसके ग्रेट डिटेल्स में सुनता है, जो कहीं और संभव ही नहीं है। और ये ग्रेट डिटेल में सुनना, कॉन्स्टिट्यूशन एक फिलोसफिकल डॉक्यूमेंट होते हुए, विजनरी डॉक्यूमेंट होते हुए, आदर्श, बड़े बड़े आदर्श रखते हुए भी उतना ही हम भारत के लोगों के प्रति एक इंडिविजुअल के तौर पर, उसके जीवन, उसके सर्कमस्टेंसेस के तौर पर, उसके क्या ग्रीवेंसेस हैं, उसके क्या दिक्कतें हैं, या उसने क्या गलत किया है, उस पर भी बहुत अपने माइन्यूट नज़र रखता है और उसको गहराई से सुनता है। जैसा कि जस्टिस UU ललित साहब के कृष्णा अय्यर मेमोरियल लेक्चर में दिए गए उनके लेक्चर को सुन रहा था कि जस्टिस कृष्णा अय्यर साहब ने बोला कि वास्तव में जब तक कॉन्स्टिट्यूशन की आपको समझ नहीं होगी तो आप जो है जस्टिस कर ही नहीं पाएंगे। जस्टिस एक तरह से देना आसान हो जाता है अगर कॉन्स्टिट्यूशन की आप में समझ होती है। एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन कमांड्स, तो वही चीज़ है कि संविधान की समझ वास्तव में अगर है, उसकी फिलॉसफी की समझ, तो इंडिविजुअल केसेस में उनके जो केस होते हैं वहाँ पर निर्णय जो होता है वो सबसे परिपक्व होता है, दूरदर्शी होता है, और जो कोई भी कमी होती है वो पूर्ण हो जाती है। इसीलिए भारत के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब की वो टिप्पणी बहुत खास होगी कि जो बेल मैटर्स होते हैं, जो अक्सर कही जाती है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स को ये जो नॉर्मल मैटर्स हैं और जो इंडिविजुअल केसेस से संबंधित मैटर्स को सुनना बंद कर देना चाहिए, उनको अपना फोकस कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पे रखना चाहिए। लेकिन ये टिप्पणी जो चीफ जस्टिस साहब की थी, एक्चुअली में भारत के संविधान किस लिए है भाई? भारत के लोगों के लिए ना। और उनके लिए बेस्ट जज कौन हो सकता है? उनके लिए बेस्ट जज और कोई नहीं, संवैधानिक कोर्ट्स ही हो सकती हैं। और उनके बेल मैटर्स, उनकी आज़ादी कितनी अहम है और उनके केस कितने अहम हैं, इस टिप्पणी में, इस परिदृश्य में समझे जा सकते हैं कि किस हद तक भारत वी द पीपुल, जी हाँ, भारत के संविधान के केंद्र में है। फिलॉसफिकल टर्म में नहीं, हम भारत के लोग के टर्म में, बल्कि हम भारत के लोग जो इंडिविजुअल से बनता है, उसकी इंडिपेंडेंस, उसके कार्य, उसकी जिम्मेदारियां, उसके संबंध में, उसको डिटेल के सुनने के संबंध में। तो वहीं आर्टिकल 21 जहां फ्री एंड फेयर ट्रायल की बात, फेयर ट्रायल की बात करता है, पॉलिसी हमेशा, जी हाँ, फ्री लीगल एड की बात भी करती है। तो फेयर ट्रायल तभी संभव है जब वो जो ट्रायल है उसके सामने जो मटेरियल हो वो बेस्ट क्वालिटी का हो, फैक्ट्स बेस्ट क्वालिटी का हो। अब तक की जो भी डिसीजन या जजमेंट लोअर कोर्ट से लेकर, जो अपील कोर्ट से लेकर जो भी हो, वो बेस्ट हो। ये तभी संभव है जब बेस्ट पर्सन्स जुडिशरी में हो, फेयर पर्सन जुडिशरी में हो। और इसी तरह जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो किसी बिना पक्षपात के, जी हाँ, वो अपना कार्य बेस्ट वे में करें, तो ये तभी संभव होता है। लेकिन वहीं आप अगर सुनील बत्रा केस फिर से याद आ जाता है कि अगर
वहाँ पर एमिकस क्यूरिया कोर्ट ने ना बनाए होते और उन्होंने स्वयं इन्वेस्टिगेशन ना की होती, तो उस लेटर की सत्यता, उस लेटर में बताई गई पीड़ा या जो कुछ गलत हो रहा था जेल के अंदर अथॉरिटीज़ के जरिए, वो क्या बाहर आ पाती? जी हाँ। और वहीं दूसरा पहलू ये है कि अगर सुनील बत्रा जो डेथ कन्विक्ट थे, अगर कैसा भी हीनस क्राइम जो भी किया हो, रेयरेस्ट ऑफ भाई कोई क्राइम ऐसा था ही तभी तो डेथ कन्विक्ट हुए, लेकिन उसके बावजूद भी पास्ट उनका प्रेजेंट तो गवर्न कर रहा था, इसीलिए जेल में थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो डिक्टेट नहीं कर रहा था सुनील बत्रा को। और कहीं जो रीसेंट इंटरव्यू एक वहीं पे जब जेलर साहब का मैंने सुना, एक इम्पोर्टेंट अथॉरिटी का नाम शायद मैं भूल रहा हूँ या शायद वीडियो में नहीं था, वरना मैं ज़रूर लेता, कि पढ़ा लिखा व्यक्ति था, वो सब कुछ देख रहा था, जो भी अन्याय है उसके साथी प्रिजनर प्रेमचंद के साथ जो भी टार्चर हो रहा था उसके विषय में और दूसरे प्रिजनर्स के विषय में भी वो लिखता था। तो पास्ट जो है आपको प्रेजेंट में दिक्कत में डाल सकता है, और उसे तो डेथ पेनल्टी मिल गई थी, तो वो क्यों सोचा आगे, वो क्यों दूसरे के लिए सोचता था? लेकिन पास्ट कभी भी आपके प्रेजेंट को डिक्टेट नहीं कर सकता है। ये सुनील बत्रा इंडिविजुअल लेवल पे जो सोचा, भारत का संविधान वी द पीपल के लेवल पे, ये अक्सर एक गार्जियन की तरह, एक माता पिता की तरह, अगर बच्चे उसके केंद्र में हैं तो पीछे क्या हुआ, बच्चे क्या झगड़े क्या किए क्या नहीं किए, लेकिन वो बच्चे का प्रेजेंट जीवन जो भी है और उनके आगे के फ्यूचर के लिए सोचता है। पास्ट से सबक जरूर है, एक्सपीरियंस जरूर है, पास्ट के इनजस्टिसेस को आज सही करने में कहीं अधिक उसका ध्यान जो रहता है वो आज और आज के जरिए आने वाली पीढ़ियों के कल को सुधारने में। तो ये भारत का संविधान है, और ये फीलिंग आप कहीं ना कहीं, इस फीलिंग को आप सुनील बत्रा केस में भी एक इंडिविजुअल के तौर पे भी देखते हैं, और जिसको कहीं ना कहीं रियलाइज भारत की न्यायपालिका ने भी किया जब कन्विक्ट्स के भी फंडामेंटल राइट्स डिफाइन हुए, और उस चिट्ठी को आर्टिकल 32 के तहत लिया गया, जो एक आम आदमी लिख सकता है, वही जेल में एक हीनस क्राइम से संबंधित आदमी भी लिख सकता है। उसको देखा गया, कहीं ना कहीं पत्र को देखा गया, पत्र लिखने वाले या उसके पुराने बैकग्राउंड से कहीं अधिक उसके प्रेजेंट को देखा गया। और जब आप फुल स्टॉप कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आप इस पहलू को छोड़ देते हैं, कहीं ना कहीं ये आर्बिट्रीनेस को छलका देता है। जी हाँ, जस्टिस PN भगवती का वो ऐतिहासिक जजमेंट की डेथ पेनाल्टी कहीं ना कहीं आर्बिट्रीनेस शो करती है, क्योंकि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती है। इन्वेस्टिगेशन से लेके ट्रायल से लेके या स्वयं जो पर्सपेक्टिव, जिस पर्सपेक्टिव में आज हम बात कर रहे हैं कि पास्ट प्रेजेंट को अफेक्ट करता है, पर प्रेजेंट में जो है वो गुलाम नहीं होता है। प्रेजेंट वो अगर सुधरना चाहता है, वो अच्छा कर रहा है, तो उसका क्या होगा? उस चीज़ क्या आप उसको पूरी तरह से मिटा देंगे? तो कहीं ना कहीं अगर मिटाते हैं तो आर्बिट्रीनेस भी आ जाती है। अक्सर कई बार हम ये भी देखते हैं इंस्टेंट जस्टिस एकाध केस में, गंभीर केसेस में कहीं ना कहीं बाद पता लगता है कि वो अपराधी थे ही नहीं, या कहीं कहीं जो व्याख्यान, जो चीज़ें बताई जाती हैं, कई बार उसमें भी त्रुटि की संभावना इत्यादि होती हैं। खैर, अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो एमिकस क्यूरी की बात आई तो एक्चुअली में ट्रायल हो, चाहे लोअर कोर्ट में हो, क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो रहा है, जजमेंट हो, और फिर उसका ऊपर जब अपील होती है, फिर से उस पर जजमेंट जब ये सब एक्चुअली में इन्वेस्टिगेशन है। और बेसिक मैटर फेयर ट्रायल तभी संभव है जब इन्वेस्टिगेशन जो हो वो इंडिपेंडेंट हो, पक्षपात से रहित तो हो। तो एमिकस क्यूरिया जब कुछ विशेष केसों में कोर्ट एकाएक बनाती है, कुछ ऐसे केसेस आ जाते हैं कि कमेटी बनानी पड़ जाती है सेम जजेस की इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो वहीं ये बात भी सोचनी होगी इस कॉन्स्टिट्यूशन को आज के समय में कि कहीं ना कहीं सब कुछ इन्वेस्टिगेशन है, और अगर बेसिक मटेरियल में दिक्कतें हैं तो कभी भी मामला सही से माननीय कोर्ट के समक्ष पहुंचेगा ही नहीं, और कभी जस्टिस को
पाएगा ही नहीं। अब वक्त इसलिए इस परिस्थितियों में, खासकर आज रिसेंट केस के साथ अगर देखें, तो एक इन्वेस्टिगेशन जो आर्म नहीं है माननीय कोर्ट के बाद परमानेंट, वो होना चाहिए। उसका सबसे बड़ा फायदा है कि वो हर केस में नहीं इन्वेस्टिगेशन, लेकिन कम से कम उस आर्म के रहते जो जस्टिस का एडमिनिस्ट्रेशन है, जो माननीय जजेस की नियुक्ति है और उनके संबंधित जो रिपोर्ट्स है, बहुत चीज़ें सुधर सकती हैं। बहुत चीज़ें जो वास्तव में जिस रेपुटेशन जो भारत की न्यायपालिका की है, उस आधार पे चीज़ें ऊपर संवैधानिक कोर्ट में ही नहीं, नीचे से ट्रायल कोर्ट से लेकर ऊपर तक वो अकाउंटेबिलिटी, वो ट्रांसपेरेंसी और वो जिम्मेवारी जनता के प्रति ये इन्वेस्टिगेटिव आर्म के होने के वजह से आ सकती है, जिसका इशारा कहीं ना कहीं अभी द हिंदू में चीफ जस्टिस साहब, पूर्व न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब ने भी किया। और अक्सर ऐसी इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत भी पड़ती है, कभी कभी एसआईटी की भी ज़रूरत पड़ती है, पर ये सबसे ज़्यादा हित जो होगा जो नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, जो और एवं जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, ईडी हैं, सीबीआई है, जिन पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की अक्सर बात पड़ जाती है, या तोते की बात हो जाती है, या तोता पिंजरे में है, इस तरह की बातें जब कभी कभी सुनने में आ जाती हैं, तो अगर एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिव आर्म रहेगा तो कम से कम ये पॉलिटिकल प्रेशर को ये जो प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं वो दूर कर देंगे। पॉलिटिकल प्रेशर्स पड़ता है, ये बात सही है, लेकिन अभी हालिया केस में जैसा कि स्वयं सॉलिसिटर जनरल साहब ने कहा कि नहीं सीबीआई तो और ये सेंट्रल एजेंसीज तो इंडिपेंडेंट है, ये गवर्नमेंट काम कैसे हो सकती हैं, पर रियलिटी कुछ और होती है। लेकिन अगर एक इन्वेस्टिगेटिव आर्म होगा तो, और वो अगर कोर्ट का होगा, तो ऑलरेडी क्या बोलते हैं, जो भी प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, उनके ऑफिसर्स हैं, वो इंडिपेंडेंस फील करेंगे कि भाई अनावश्यक हमको पॉलिटिकल प्रेशर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोर्ट का खुद आर्म है। अगर उसकी रैंडम चेकिंग या उसका ऑडिट इत्यादि आ गया तो हम दिक्कत में हो जाएंगे। तो फेयर ट्रायल जो है वो वास्तव में एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिव विंग के बिना आज की परिस्थितियों में जो आज चल रही है, और ये कम संभव दिखता है। और इसका जुडिशियस यूज़ ऑफकोर्स हर केस में तो नहीं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में भी एग्जीक्यूटिव, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन में एग्जीक्यूटिव की नॉलेज, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स की जो नॉलेजेस होती हैं वो बहुत अहम होती हैं, स्पेशली इन्वेस्टिगेशन से लेकर करेक्टनेस तक। लेकिन इस बीच में जो यंग लॉयर्स, इमिनेंट लॉयर्स इन्वेस्टिगेटिव आर्म्स में अन्य एजेंसीज के साथ, जी हाँ, इम्पॉर्टेंट मैटर्स में या जो भी ट्रायल मैटर्स में या रूटीन मैटर्स में, जो ट्रेनिंग के दौरान वो बहुत कुछ सीख सकते हैं, जिनका जो अनुभव उनको स्वयं ट्रायल या उनके केसेस में भी समझ में आएगा। दोस्तों, एक बात कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम से हम ये भी बता दें कि महज संवैधानिक संस्था का दर्जा दे देने से संवैधानिकता का गुण नहीं आ जाता है। अक्सर एग्जीक्यूटिव और इन्वेस्टिगेशन जो है, अगर वो एक ही व्यक्ति के जरिए है तो कन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं होता है, और एग्जीक्यूटिव स्वयं कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और उसकी मंशा का हिस्सा होते हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं, अगर ब्यूरोक्रेट्स या रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स संवैधानिक संस्थाओं में होते हैं इफिशियंसी के लिए, और उनके जो पर्सनल नॉलेज है, जो वर्क फील्ड की नॉलेज है, जो आवश्यक हो सकती है संवैधानिक संस्थाओं में हो सकती है, ट्रिब्यूनल्स में हो सकती है, परंतु बिना न्यायिक मेंबर के, जुडिशियल मेंबर के, जो वास्तव में आते हैं, जो बनते हैं, जो इंडिविजुअल मैटर्स को डिटेल में इन लेंथ में सुनते हैं, लिखते हैं, पिटीशन दायर करते हैं और उनको समझते हैं, उन पर निर्णय देते हैं बिना पक्षपात के, चाहे सामने एक इंडिविजुअल सिटीजन हो या सामने राज्य हो ना, ये संवैधानिकता के गुण नहीं आ सकते। इसलिए और संविधान में तो है ही माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सर्वोपरि, परंतु इस नज़रिए से भी कि जो इंडिपेंडेंस एक जुडिशियल मेंबर या जो चीज़ों के तह तक और प्रक्रियाओं के साथ
आप एक तरह से कह सकते हैं कि एकदम डिटेल्स में फियरलेस तरीके से, बिना किसी प्रेशर के जो गुण उसमें छलक सकता है, वो एग्जीक्यूटिव या पॉलिटिकल मेंबर्स या रेपुटेटेड पॉलिटिकल मेंबर या सिविल सोसाइटी से आए लोगों से आप एक्सपेक्ट उस हद तक नहीं कर सकते। हाँ, उनके दूसरे अनुभव किसी भी संवैधानिक संस्था में नए गुण ला सकता है, लेकिन आप कोर्स क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट इसीलिए, हाई कोर्ट्स इसीलिए खास हैं कि उनके सभी मेंबर्स कहीं ना कहीं ये जो हैं वो जुडिशरी से आते हैं, इमिनेंट लॉयर्स या जो बाद में खुद जजेस बनते हैं, तो वो एग्जैक्टली डिटेल्स में और फेयर तरीके से चीज़ें प्रमोट किए रहते हैं, देखे रहते हैं और लिखित में चीज़ें होती हैं, तो वहाँ आर्बिट्रीनेस और दूसरी चीज़ें का स्कोप कम से कम होता है। दरअसल संविधान के केंद्र में हम भारत के लोग हैं, और वो भारत के लोग ग्रुप में ही नहीं, एक इंडिविजुअल के तौर पे भारतीय न्यायपालिका के तहत जब वो केंद्र में है और उनके मैटर्स जब जुडिशरी और जब पूरी प्रक्रिया देखती है, तो वास्तव में वो भारत के लोगों का इतिहास लिख रही होती है आज के समय में। इतिहास और यही नहीं, और इस लिखावट से वो भारत के लोगों का आज और भारत के लोगों का भविष्य भी तय कर रही होती है। वास्तव में अगर जनता का इतिहास और जनता का संदर्भ और जनता का फ्यूचर, ये सभी चीज़ें अगर कोई लिख रहा है भारत के संविधान के समय में, वी द पीपुल के समय में, तो वो कोई और नहीं, भारत की न्यायपालिका है जो लिख रही है। तो उम्मीद है कॉन्स्टिट्यूशन टाइम्स में, जी हाँ, इतिहास से लेकर भविष्य तक, सस्टेनेबिलिटी तक और इंडिविजुअल का लिखने की ये क्षमता जो है वो अकल्पनीय है। देश की ये परिभाषा लोगों के संदर्भ में, और जिस गौरव, प्राचीन गौरव और जिस काल्पनिक देश की हम बात करते हैं, उस देश में जनता कहाँ थी, और वो काल्पनिक देश वास्तव में अगर रियलिटी में बदला, और वो तभी संभव हुआ जब संविधान ने, जी हाँ, न्यायिक चश्मा हमें दिया, और वो रियलिटी, वो देश वास्तव में संविधान के समय में ही संभव हुआ। और वो जिस गौरव, और हम एक काल्पनिक देश की बात करते हैं, वो रियलिटी वास्तव में संविधान के समय में ही पॉसिबल हुई। उम्मीद है ये कॉन्स्टिट्यूशन टाइम्स का ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं सर नेक्स्ट एपिसोड में, फिर और कुछ देखते हैं और कुछ कहानियाँ बनाते हैं। उम्मीद है ये कहानियाँ आप लोगों को पसंद आती होगी। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सर।